Hello guys, welcome back to the channel and this is chapter 9 of class 10th. This is part 1 of that chapter. और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और आगे की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। वैसे तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि जितना भी हम प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करते हैं उसके ऊपर दिया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं लिया जाता है ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लोन। कोई भी इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट पे नहीं दिया जाता जो कि हमें मिलता है। मान लो कि मैंने कहीं से पैसा लिया था या फिर किसी को दिया था तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि जो इंटरेस्ट मिला के मान लो अगर मेरा पैसा 120 रुपये हो गया तो अब 120 रुपये पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मेरा जो 100 रुपये मैंने दिया था उसी पर ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स होती हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है PRT, P इंटू में R इंटू में T, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट और इंटू में टाइम अपॉन में उसको 100 करके हम आंसर निकालते हैं। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब इंटरेस्ट रेट पर ईयर और टाइम T मतलब टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसका तो आप गाइस खुद भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बता देती हूँ कि मान लो कि आपने 100 रुपये किसी से बोरो किए हैं। ठीक है, 5% का इंटरेस्ट रेट है और 2 सालों के लिए किया है। P इंटू में R इंटू में T अपॉन में कर देंगे 100। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 100 को अगर मैं ये तो 5 2 10 और 100 को अगर मैं 10 से इंटू करूँगी तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा अपॉन में 100, 20 से 20 कट हो जाएंगी और 10% आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा, 10% का इंटरेस्ट रेट बनेगा। तो जो अगर मैंने 100 रुपये किसी से लिए थे तो मुझे अब उसको 110 रुपये देने पड़ेंगे। आई होप कि छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि इतने फेमस साइंटिस्ट हुए हैं वर्ल्ड में, उन्होंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है और उस 8वें अजूबे को जिस व्यक्ति ने समझ लिया वो तो उससे पैसा कमाता है और जिसको वो समझ नहीं आता वो उसको चुकाता है, वो उसको पे करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आप फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और किस तरीके से आपको अपने इनकम को बढ़ाते रहना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स दैट द इंटरेस्ट विल इंक्लूड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, मतलब ब्याज दर पे ब्याज मिलता है। इस तरीके से द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल सम एंड द होल अमाउंट इज देन ट्रीटेड एज न्यू प्रिंसिपल। आपको वैसे पता ही होगा, मान लो कि मैंने आपसे 5000 रुपये लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के अगले साल 5500 हो गए, तो पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 5000, दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 5500, तीसरे साल मान लो कि वो 6000 हो गया तो तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 6000। तो उसी के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है। ठीक है, बट अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो चाहे कितने भी आगे की हम बात करें प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही होता, दैट इज 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी ना एक एग्जाम्पल दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹5000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, अगर 5000 रुपये 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे और इंटरेस्ट रेट 10% का होगा कंपाउंडेड ईयरली, तो वो जो अमाउंट होगा बन के वो क्या आएगा, 2 साल के बाद 10% का इंटरेस्ट लग के इंटरेस्ट कितना लगेगा और हम अमाउंट भी बता देंगे। तो इन्होंने एक साथ में निकाला है, इन्होंने फर्स्ट ईयर का सबसे पहले निकाला है कि 5000 को जब आप 0.10 मतलब यही है कि 10 अपॉन में 100, उसको 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। 50 और 50 को जब मैं इधर 10 से करूँगी तो ये 500 हो जाएगा। तो पहले साल में जो हमारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा दैट विल बी 500। तो 5000 रुपये पर आपको पहले साल में 500 रुपये मिलेंगे, जो कि 5000 का 10% 500 ही होता है। ठीक है, तो पहले साल में अमाउंट ये हो जाएगा। और अगर हम पूरे अमाउंट की बात करें तो 5000 प्लस में 500 कितना
₹5500 हमारा फर्स्ट ईयर में बन जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर है उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा ₹5500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग फिर से 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने फिर से ऐसे कर दिया, इसको हमने फिर से इसको 00 से 00 काट दिया और 55 इंटू में अगर 10 करूँ तो ₹550 आ जाएगा। तो जो सेकेंड ईयर होगा उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा बनकर ₹550। और अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें जो कि इंटरेस्ट में मिलेगा हमको, दैट विल बी 1050। और ये तो टोटल इंटरेस्ट है, अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो वो ₹6050 हो जाएगा, जो कि 2 साल पहले ₹5000 था। और 2 साल के बाद अगर हम देखें 10% के इंटरेस्ट से ये ₹6050 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी तगड़ी होती है। और भी अच्छे तरीके से अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है एट एंड ऑफ द ईयर। ये इतने साल दे रखे हैं कि 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद अगर इतना इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट इतना हो जाएगा, अगर इतना इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट इतना हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर हम 20% वाला भी देखें, बाकी सब गाइस क्योंकि टेबल है तो आप इसको आराम से खुद ही देख सकते हो। वो जो 20% वाला है इसको हम अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो था ₹12,000, ठीक है। 5 साल के बाद वही अमाउंट कितना हो गया, ₹24,900 हो गया। 10 साल के बाद वही 61,900 हो गया। 15 साल के बाद 1,54,100 हो गया। और अगर हम बात करें 25 सालों के बाद तो दैट इज 9,54,000। तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी, ओनली 12,000। और 25 सालों के बाद अगर 20% का इंटरेस्ट रेट बिना किसी प्रॉब्लम के लगता रहता है तो यही अमाउंट 25 सालों के बाद 9,54,000 हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि आज जिस पैसे की जितनी भी वैल्यू है, अगर आप 10 साल बाद उतना ही पैसा मार्केट में लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ अ रुपी टुडे एंड अ वैल्यू ऑफ रुपी इन फ्यूचर इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पता है कि जब आप छोटे थे तो एक दूध का पैकेट 13-15 रुपीज़ में आराम से आ जाता था, ठीक है। बट आज के टाइम में नहीं आता। आज के टाइम में क्या हुआ है कि 13-15 रुपीज़ का जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो गया है, ठीक है। जो 15 रुपये में आप बहुत कुछ ले आते थे, आज वही चीज़ 25 रुपये की आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे हमारे घर में अगर दादा दादी भी होते हैं तो हम वो कहते हैं, आपको पता होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो 1 रुपये नहीं लेते हैं, वो भी बोलते हैं कि मुझे 10 रुपये दो, क्योंकि 1 रुपये में उनको कोई भी ऐसी चीज़ खाने को नहीं मिल पाती या फिर कोई भी उनका खिलौना टाइप नहीं आ पाता। पुराने ज़माने में ऐसा हो जाता था तो वही चीज़ उनके लिए ज़्यादा थी, 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी। बट आज के टाइम में 1 रुपये तो कोई छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतने रुपये से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो मैं ना आपको 1 लाख रुपए ऑफर कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आप उस पैसे को अभी लोगे या फिर 5 साल के बाद लोगे। तो एक सही जो बंदा होगा, समझदार, जो फाइनेंस को समझता होगा, वो यही बोलेगा कि मुझे 5 साल बाद मत दो, मुझे अभी दो, क्योंकि अभी क्या होगा उस पहले पैसे का वैल्यू ज़्यादा है। और अगर मैं उसको किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ तो थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं उस पैसे पर इंटरेस्ट कमा सकती हूँ और उस पैसे को इन्फ्लेशन रेट के जैसे ही बढ़ा सकती हूँ। जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से मैं उस मनी को इंक्रीज कर सकती हूँ, जिससे कि मेरे भी सर्वाइवल में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि यहाँ पर भी यही चीज़ दे रखी है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 10,000 रुपये आपको अभी चाहिए या फिर 3 सालों के बाद चाहिए। तो जो रैशनली जो आंसर दिया जाएगा वो यही होगा कि आप मुझे 10,000 रुपये अभी दो, है ना। वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही है ये। तो क्योंकि अगर आप अभी लेते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। पर मैं आ जाती हूँ कि हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड। टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, तो उसके 4 मेथड होते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब आ जाते हैं व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या होता है? तो यूजुअली अगर हम इस पूरा जो पैरा है ना गाइस, इसकी एक एक लाइन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस मांगता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो आप ध्यान से सुनना कि यूजुअली व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ बॉन्ड, इट इज स्टेटेड in the application form that the annual return interest of an investment is 10%. यूजुअली जब आप किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें एक एनुअल रिटर्न लिखा होता है कि भाई देखो एनुअल रिटर्न मतलब एनुअली आपको इतना इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। यूजुअली वो 10% होता है, ठीक है। बट उसी रिपोर्ट में इफेक्टिव एनुअल रिटर्न नाम की एक चीज होती है, जहां पर एनुअल रिटर्न से ज्यादा कुछ लिखा होता है। जैसे कि अगर हम मैं गई, मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया अपना बैंक में, बैंक ने मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया और उस फॉर्म में लिखा होता है एनुअल रिटर्न के आगे 10% और इफेक्टिव एनुअल रिटर्न के आगे उन्होंने लिख दिया 10.38%, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये डिफरेंस जो होता है ये कहाँ से आता है? तो ये जो डिफरेंस है, व्हाई द डिफरेंस, एसेंशियली द इफेक्टिव एनुअल रिटर्न अकाउंट्स फॉर इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग एंड द स्टेटेड एनुअल रिटर्न डज नॉट। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न इतना ज़्यादा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि एक साल के अंदर जो होने वाली कंपाउंडिंग है, जो कि डेली होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, सेमी एनुअली होती है, ये उस सब को भी दिखाते हैं, ठीक है। बट जो एनुअल रिटर्न होता है वो एक साल का ही आपको दिखा रहा होता है। बट इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में जो इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग होती है, ये लोग उस चार्जेस को भी वहां पर लिख देते हैं, इसीलिए ये आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इस चीज का, जो कि हम समझे कि सपोज द स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन अ सेविंग अकाउंट इज 10%। आप सपोज करो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है हमारा सेविंग अकाउंट पर वो हमारा 10% है, ठीक है। आपने 1,000 रुपये डाल दिए उसमें और एक साल के बाद वो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 1,100 रुपये हो जाएगा। बट अगर उस अमाउंट, वो जो अमाउंट है उसका अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुई होती तो वो अमाउंट 10% से ज़्यादा बढ़ता और वो फर्स्ट 3 मंथ में ही जो अमाउंट आपका आफ्टर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर 1 ईयर योर मनी वुड ग्रो टू 1,100। एक साल के बाद आपकी मनी कितनी हो जाती? 1,100 रुपये हो जाती, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट 3 मंथ योर सेविंग वुड ग्रो टू, और 3 महीने में आपकी सेविंग कितनी होगी? वो हो जाएगी 1,025 रुपये, ठीक है। देन इन द सेकेंड क्वार्टर क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग वुड बिकम एपरेंट, और जो इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग है, जो इतनी तेजी से कंपाउंडिंग हो रही है, वो एपरेंट हो जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा। और आपका जो अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। यू वुड रिसीव अनदर 25 इन इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल 1,000। आपको जो ओरिजिनल 1,000 थे उस पर आपको एक और मतलब पार्ट मिलेगा 25 रुपए का, जो कि आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब इधर आ जाते हैं, but you would also receive an additional 0.63 from the ₹25 that was paid after the first quarter। अभी आपका जो अमाउंट है 3 महीने के बाद वो 1,025 रुपये हो चुका है, ठीक है। इस पर 10% तो लगेगा ही लगेगा और इसके साथ आपको ₹0.63 और मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि भाई देखो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न आपका चल रहा है और आपकी इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग हो रही है। एक साल में भी कई बार कई कन्वर्जन पीरियड आ रहे हैं और आपको इंटरेस्ट जो है कि वो मिल रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इन अदर वर्ड्स द इंटरेस्ट अर्न इन ईच क्वार्टर विल इंक्रीज द इंटरेस्ट अर्न इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर। और क्या होगा, आपने पिछले क्वार्टर में जितना भी इंटरेस्ट कमाया, अगले क्वार्टर में वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपका बढ़कर ही आएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर द पावर ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग वुड गिव यू अ टोटल ऑफ, और एक साल के बाद वो जो अमाउंट है वो आपका कितना हो जाएगा? 1,103.80 रुपये, ठीक है। और अगर जो आपका वहाँ पर एक साल ही पूरा अगर लगा था, सिंपल इंटरेस्ट आप मान के चलो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह सेम ही होता है फर्स्ट ईयर में, तो आपका ये जो ₹3.80 है ये वहाँ पर नहीं आता, ये वहाँ पर ये सिर्फ 11
100 रुपीज़ आ रहे थे, जो कि मैंने आपको इधर बताया था। ये जो मैंने आपको बताया था ये वो है। और अगर आपका ये जो क्वार्टरली अगर यहाँ पर इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग होगी तो वही जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। बट क्या है कि हमेशा कोई बंदा जो होता है वो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो 1,000 रुपये लगाए, कई बार लोग ज़्यादा पैसे भी लगाते हैं। तो ज़्यादा जब पैसे लगाते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी और बढ़ कर हमको मिलता है। ठीक है, हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग अ कंपनी, कैसे आप किसी कंपनी को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हो। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है। 3 तरीके के एनालिसिस हम देखने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है। तो कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स आर सबसेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। कुछ देखो, एक इंडस्ट्री होती है, मान लो कि पूरी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, वो एक कंपनी नहीं होती है, उसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं, होंडा, मर्सिडीज, ऑडी, जगवार, ये सारी अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग नेम है इनके। बट ये किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये काम करते हैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो एक बड़ी इंडस्ट्री होती है और उसके अंदर कंपनीज होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज फेयरिंग। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि क्या वो इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जैसे कि पेंडेमिक के टाइम में हम किसी भी कंपनी में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें पता है कि जो दवाइयों की जो पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई छू रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस सेक्टर में। ठीक है, और हम लोगों ने किसी भी अच्छी कंपनी को देख के फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप इंडस्ट्री देखो, उसके अंदर की कंपनी उसके बाद देखो, और उसके बाद अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना। स्पेसिफाइज लाइक इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और नीड टू बी चेक। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इस इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये जो इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी फ्यूचर डिमांड क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई छूने वाला है, ये सेक्टर अभी बहुत बूम पर जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को हो सकता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कॉल दिस एज इंडस्ट्री एनालिसिस। और ये जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है इसको हम इंडस्ट्री एनालिसिस कहते हैं। आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें भी लिख दी ना और समझ ली तो आपके लिए इनफ है ये। कॉर्पोरेट एनालिसिस क्या होता है, हाउ हैज़ द कंपनी बीन फेयरिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब आपने इंडस्ट्री को देख लिया, नाउ आप कॉर्पोरेट को देखो, मतलब किसी कंपनी को देखो कि भाई वो कंपनी कैसे चल रही है, वो कंपनी में करंट ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, वहाँ की काम करने की कैपेबिलिटीज़ कैसी है, वहाँ के ग्रोथ प्लान्स कैसे हैं, वहाँ की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप देखोगे कि इस कंपनी को आपने जैसे कि हम रेटिंग देते हैं या फिर कुछ नंबर देते हैं, उस तरीके से आपने कितना सही माना है इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि मान लो कि आपको इन्वेस्ट करना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो भी आपको अलग अलग कंपनी मिल जाएंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी जैसे कि नैनो वगैरह हो गई, तो वो आजकल ज़्यादा कोई कार नहीं खरीदता, तो अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसा बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। मे बी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है। हम प्रेजेंट सिचुएशन को भी थोड़ा देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचर भी एनालाइज करते हैं। तो अभी आसपास के फ्यूचर में भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें आगे आने वाली हैं। मान लो अगर कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो बात अलग है कि हाँ भाई उसका जो पैसा है वो ऊंचाइयों को छुएगा, भाई पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस पे। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, इफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफ द कंपनी सीम्स गुड। अगर जिस भी इंडस्ट्री में आपको काम अपना पैसा लगाना है, आपने देख लिया कि वो इंडस्ट्री बढ़िया काम कर रही है, कंपनी भी उसके अंदर कई सारी कंपनीज है जो कि अच्छा काम कर रही हैं, फिर आप करंट प्राइस देखो और अगर वो करंट प्राइस ठीक लगता है तो आप वो शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, और आपको शेयर खरीदने के लिए मेन जो चीज़ें हैं उसको क्या देखना है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा वो फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है, और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो कि अर्निंग पर शेयर होता है कि अगर एक शेयर हमने खरीदा तो एक शेयर पे हमें कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड वगैरह मिलेगा। पीई रेशो होता है हमारा, जब भी हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो पीई रेशो को हम लोग देखते हैं। करंट साइज ऑफ इक्विटी, और उस कंपनी के अंदर करंट साइज ऑफ इक्विटी क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है
हाँ, और इस चीज़ को, ये जो फाइनेंशियली अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे, जो कि होते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एनुअल रिपोर्ट में कोई भी कंपनी जब अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है तो उसके अंदर वो दो चीज़ें निकालती है, एक बैलेंस शीट होती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसके बारे में अब अभी हम लोग समझेंगे। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? तो एनुअल रिपोर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली ये एक फॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है, जो कि ईयरली एक कंपनी इशू करती है, और इसमें उस कंपनी के एसेट्स दिखाई देते हैं, लाइबिलिटी दिखाई देती है, रेवेन्यू दिखाई देता है। एसेट मतलब जितनी भी संपत्तियां आपके पास है, लाइबिलिटी का मतलब उधारी जो कंपनी ने ले रखी है, रेवेन्यू मतलब कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, एक्सपेंसेस मतलब कहाँ कहाँ खर्चे कर रही है, और अर्निंग कितनी इसकी हो रही है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर, कंपनी कहाँ खड़ी है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। और ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पास भेजती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो आप कंपनी को, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसको कह सकते हो और वो कंपनी आपको एक डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट भी सेंड कर देगी। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है कि विच फीचर्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट शुड वन रीड केयरफुली। अब एनुअल रिपोर्ट के ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसको किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये 5 चीज़ें। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं एनुअल रिपोर्ट में जो कि ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो वो होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखी है उसको आप पढ़ो। जो चेयरमैन के स्टेटमेंट है रिलेटेड टू करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, मतलब क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मेन हैंडल्स होते हैं कंपनी के, चेयरमैन और डायरेक्टर, तो ये लोग ये बताते हैं कि भाई करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपनी की और फ्यूचर में क्या क्या काम ये कंपनी करने वाली है, ठीक है। इनको आपको पढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट डिस्कशन, कोई भी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन हुई है या फिर फ्यूचर में कंपनी कुछ करने वाली है तो इसको आपको कहाँ पढ़ना है, मैनेजमेंट का डिस्कशन आपको पढ़ना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको पढ़नी है कि कंपनी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है और आपको उसके बारे में पता चलेगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना है, आपको पता करना है कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर कंपनी के पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है। बट अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर ये रहता है कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी के दोनों बराबर होने चाहिए, और इसको भी आपको पढ़ना होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स अटैच टू बैलेंस शीट, और अगर बैलेंस शीट से कुछ भी नोट्स उसके पास उसके साथ में तो आपको उसको भी आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपके पेपर में इतना ही आएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और इसके बीच का डिफरेंस आप जान लो, ठीक है। तो यही मुझे लगता है कि आपके पेपर में सिर्फ इतना ही आ सकता है। तो इस चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि कोई भी जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है। वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी नहीं होती है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। और ये जो कंपनी होती है द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी फर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 शुड बी ईदर इन द अकाउंट फॉर्म और द रिपोर्ट फॉर्म। और ये रिपोर्ट फॉर्म में या अकाउंट फॉर्म में ही हो सकते हैं, जिसको हम आगे आपको दिखाएंगे। तो आगे आप इसको देखो कि अकाउंट फॉर्म में बैलेंस शीट कैसी दिखती है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती हैं। और लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं, जो कि हमने खर्चे किए होते हैं जिससे हमको रिटर्न आने वाला होता है, बेसिकली ये सारे भी हमारी एसेट्स होती हैं। अगर हम देखिए रिपोर्ट के फॉर्म में, तो रिपोर्ट के फॉर्म में ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, आपके शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर सोर्सेज ऑफ फंड बेसिकली लाइबिलिटीज ही है, ठीक है। यहाँ से आपको फंड मिल रहा है, यहाँ से कंपनी ने उधारी ली है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फंड, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि इन फंड्स की एप्लीकेशन यहाँ पर कहाँ पर हो रही है। तो आज के लिए वैसे इसको यूज किया जा रहा है, ये एसेट्स होती हैं जिसको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसमेंट्स, लेस current liabilities and provisions, net current assets, miscellaneous expenditure and losses। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब आपने बैलेंस शीट को अकाउंट फॉर्म में भी देख लिया और रिपोर्ट फॉर्म में भी देख लिया। आपको मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर हम और जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आगे, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट होती है बेसिकली ये। On the other hand, shows the financial performance of a company firm over a period of time. Profit and loss account किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में बताती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें क्या रेवेन्यू आ रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको देखने को उसमें मिल जाता है। और जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड का होता है, जो कि अप्रैल से मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है, ये हमको रेवेन्यू आइटम बताती है, एक्सपेंस आइटम्स पता चलते हैं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हमको नेट इनकम पता चल जाती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए।